इस वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास में ये हमारा 13वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में। जिस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ, ये घटना भी उसके समानांतर ही चल रही थी और दोनों की आधारशिला भी 1815 की वियना कांग्रेस में ही रखी गई थी। नेपोलियनिक वॉर्स के पहले जो सिचुएशन बनी हुई थी, उस सिचुएशन को वियना कांग्रेस में फिर से बहाल किया गया, इटली में भी और जर्मनी में भी। और ये जो पुनः स्थिति की बहाली थी, इसी ने एक आधार तैयार कर दिया जर्मन यूनिफिकेशन के लिए। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जर्मन कॉन्फेडरेशन का एक मैप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो पर्पल कलर की बाउंड्री है, ये जर्मन कॉन्फेडरेशन की बाउंड्री है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है प्रशिया। तो आप यहाँ पर एक चीज बहुत ही साफ साफ देख सकते हैं कि प्रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जर्मन कन्फेडरेशन का पार्ट है। दूसरी ओर यहाँ पर जो स्काई ब्लू कलर में आपको हिस्सा दिख रहा है, यह है ऑस्ट्रियन एम्पायर या ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर आप कह सकते हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा साउथ जर्मन कन्फेडरेशन का हिस्सा है। यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है सफेद रंग में अप्रोक्सीमेटली, तो ये जो हिस्सा है ये कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स का हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा मैप। अब देखिए, यहाँ पर कई सारे सवाल रेज होते हैं कि अगर जर्मनी का यूनिफिकेशन किया जाए तो कौन सा हिस्सा इस पूरे यूनिफिकेशन को लीड करे? रशिया को लीड करना चाहिए या फिर ऑस्ट्रिया को लीड करना चाहिए? इन सवालों के जवाब हमें लेक्चर में आगे मिल जाएंगे। अब देखिए, कारण क्या था, आखिर जर्मनी को यूनिफाई क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक तो जर्मन कन्फेडरेशन तैयार किया गया है, मतलब इन लोगों को एक बात पता है कि ये कहीं न कहीं एक एंटिटी है। दूसरी बात कि इस पूरे हिस्से में जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, तो भाषा एक बहुत बड़ा आधार होता है जिसके बेसिस पर किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी को यूनिफाई किया जा सकता है। इटली का यूनिफिकेशन क्यों किया जाए? जब हमने ये सवाल किया था तो हमें जवाब मिला था कि ये जो इटालियन पेनिनसुला है, ये काफ़ी अलग हो जाता है आल्प्स पर्वत की वजह से रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसके बाद इटालियन यूनिफिकेशन किया गया था। तो यहाँ एक तो जर्मन कन्फेडरेशन के आधार पर एक आधारशिला रख दी गई कि जर्मनी को यूनिफाई किया जा सकता है, और दूसरी बात कि जर्मन लैंग्वेज बहुत बड़े हिस्से पर यहाँ पर बोली जा रही थी। तो दो महत्वपूर्ण आधार थे जिस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जर्मनी को यूनिफाई किया जाना चाहिए। तो ये तो मैप में हमने लोकेशन देखी। ध्यान दीजिएगा इस मैप को आप। यहाँ पर ये जो हरा वाला हिस्सा हम देख रहे हैं, ये पूरा प्रशिया है, और ये जो स्काई ब्लू कलर का हिस्सा है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है। ऊपर प्रशिया है, नीचे ऑस्ट्रिया है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि स्लाइड्स में जब हम बात करेंगे प्रशिया और ऑस्ट्रिया की, तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। जब हम प्रशिया की बात कर रहे होंगे तो हम जर्मन कॉन्फेडरेशन के नदन हिस्से की बात करेंगे, जबकि जब हम ऑस्ट्रिया की बात कर रहे होंगे तो हम जर्मन कॉन्फेडरेशन के सदर्न हिस्से की बात कर रहे होंगे, और ये बाकी जो बीच के स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। तो ये तो आपने मैप को अच्छे से ध्यान से देख लिया। कुछ पड़ोसी देशों को भी आप यहीं पर देख लीजिए। यहाँ पर ये फ्रांस है। अब देखिए, इस तरीके से प्रशिया की आप बात कर लीजिए या फिर आप जर्मनी की बात कर लीजिए, ये फ्रांस का पड़ोसी हो जाता है। इधर स्पेन है, स्पेन भी फ्रांस का पड़ोसी है। इन चीज़ों को ध्यान रखना आवश्यक है कि फ्रांस का पड़ोसी देश यहाँ पर वेस्ट में स्पेन है और ईस्ट में प्रशिया या फिर जर्मन कॉन्फेडरेशन है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, फ्रांस और ऑस्ट्रियन एम्पायर के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। हालांकि इटालियन यूनिफिकेशन के समय में थोड़े समय के लिए नेपोलियन III ने साथ छोड़ दिया था ऑस्ट्रियन एम्पायर का। इनफैक्ट उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी, बाद में वो कन्विंस भी हो गए थे। तो ये पूरे इक्वेशंस आपने समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये हमने पहले भी समझा था, फिर से समझेंगे। जब पॉलिटिकली डिवाइडेड लेकिन कल्चरली सिमिलर लैंड्स को आपस में मर्ज कर दिया जाता है तो उसे यूनिफिकेशन कहा जाता है। 19वीं सेंचुरी में जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन किया गया वो इसी का एक एग्जाम्पल हो सकता है। सेपरेशन का मतलब ये होता है कि जब बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स तैयार कर लिए जाते हैं तो उसमें कल्चरली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स को एक साथ मिला दिया जाता है, लेकिन बाद में वो विरोध करते हैं और खुद अलग हो जाते हैं, और उनका ये जो अलगाव होता है इसे आप सेपरेशन कह सकते हैं। जैसे कि ग्रीक्स ने खुद को ऑटोमन एम्पायर से अलग कर लिया। स्टेट बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि वैसे तो ये पॉलिटिकल एंटिटीज कल्चरली डिस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन ये आपस में कंसेंसस बिल्ड करती हैं और एक सिंगल कल्चर को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो इसे स्टेट बिल्डिंग कहा जाता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ टर्की का निर्माण हुआ। तो ये तो हमने मतलब समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जर्मनी की यूनिफिकेशन की, बैकग्राउंड कैसे बना इसका। देखिए, नेपोलियनिक वॉर के पहले जब नेपोलियन पूरे यूरोप में अपना प्रभुत्व जमा रहा था, उसके पहले जो जर्मनी का ये हिस्सा था, जर्मन कॉन्फेडरेशन का ये जो पार्ट था, ये 314 314 स्टेट्स में डिवाइडेड था।
1474 स्टेट यानी कि जो प्रांत थे उनमें ये बटा हुआ था, और टोटल 1789 इंडिपेंडेंट सॉवरेन पावर्स उस समय यहाँ पर रूल कर रही थी। मतलब ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये यहाँ पर विजिबल भी है, मैप में आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हिस्से हैं जो यहाँ पर बटे हुए हैं। इनफैक्ट आप इन्हें ना तो काउंट कर पाएंगे और ना ही रिमेंबर कर पाएंगे, जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। दीज वर हेल्ड टुगेदर बाय एब्सोल्यूट रूल ऑफ एम्परर एंड हिज ट्रूप्स। यहाँ पर सभी राजा हुआ करते थे जो अपने ट्रूप्स के सहारे अपनी टेरिटरी में रूल कर रहे होते थे। नेपोलियन ने इस पूरे हिस्से को जीत लिया। ठीक है, ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन का ये पार्ट था इसे जीत लिया गया। वास्तव में जर्मन कॉन्फेडरेशन ये नाम तो इसे बाद में दिया गया। शुरुआती दौर में नेपोलियन के आने के पहले ये होली रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब नेपोलियन ने इस हिस्से पर हमला करके इसे जीत लिया तो जो होली रोमन एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया। लेकिन इतने छोटे छोटे राजाओं को रूल करना, छोटे छोटे किंगडम्स को रूल करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए नेपोलियन ने ये जो 314 स्टेट्स थे इनको आपस में मर्ज करके 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया, और राइन कॉन्फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन आप कह सकते हो उसका निर्माण कर दिया। राइन नदी जर्मनी के वेस्टर्न हिस्से से बहती है, इसीलिए इसे कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन नाम दिया गया था। यहाँ पर 39 स्टेट्स थे जिन्हें एडमिनिस्टर करना नेपोलियन के लिए आसान था। ठीक है, अब देखिए 1815 में जब वियना कांग्रेस को बुलाया गया तो वियना कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि पूर्व स्थिति को बहाल कर दिया जाए। लेकिन ये काम कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन में आसान नहीं था, क्योंकि 314 स्टेट्स को 39 स्टेट्स में कन्वर्ट किया गया था। वापस से उन्हें 314 स्टेट्स में कन्वर्ट करना ये लगभग इम्पॉसिबल था। तो फिर वियना कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि जो 39 स्टेट्स हैं वो बने रहेंगे, और ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन था इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदलकर जर्मन कॉन्फेडरेशन रख दिया गया, ताकि एक परिवर्तन देखने को मिल जाए, ये समझ में आ जाए कि नेपोलियन ने जो बदलाव किए गए थे उन्हें रिवर्स कर दिया गया है। तो ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था ये, इसमें जो दो बड़े स्टेट्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। पहला है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, या फिर आप इसे एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया कह सकते हैं, और दूसरा एम्पायर ऑफ प्रशिया। तो इनके दो बहुत बड़े जो हिस्से थे वो जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत आते थे। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हमने समझ ली कि इसके पहले क्या क्या स्थिति बनी रही और कैसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आधार तैयार किया। एक तो जर्मन लैंग्वेज वाइडली